देख रहे हैं नेशन व्यू बीना त्यागी के साथ। रात के 8 बज चुके, हम हाजिर हैं देश और दुनिया की हर उस खबर के साथ जो रखती है आपसे सरोकार। और आज दिल्ली विधानसभा में हुए हंगामे की बात सबसे पहले करते हैं। आज वो हुआ जो शायद ही किसी ने सोचा होगा। आम आदमी पार्टी के 2 निलंबित नेता सदन में आपस में भिड़ गए। एक ओर आप के बागी नेता कपिल मिश्रा थे तो दूसरी ओर आप से निलंबित विधायक अमानतुल्लाह खान थे। आरोप है कि कपिल को मनीष सिसोदिया के इशारे पर पीटा गया है। लोकतंत्र के लिए ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। राजधानी दिल्ली के विधानसभा में हाथापाई और हंगामे की इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। आरोप है कि यहाँ थप्पड़ भी चले। केजरीवाल सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले बागी नेता कपिल मिश्रा सदन में जैसे ही कुछ कहने के लिए उठे, हंगामा शुरू हो गया। सदन में कुछ आप विधायकों ने कपिल को घेर लिया और उनसे हाथापाई करने लगे। आरोप है कि विधायकों ने कपिल मिश्रा को घेर कर धक्का मुक्की शुरू कर दी। आरोप यह भी लगे कि विधायक अमानतुल्लाह ने कपिल के साथ धक्का मुक्की की और उन पर थप्पड़ चला दिया। जब मैं आगे बढ़ा अपनी सीट से तो आपने देखा किस प्रकार से 4 या 5 विधायक थे जिन्होंने अचानक से मारना शुरू कर दिया। मदन लाल जी थे, तिलक नगर के जर्नैल सिंह थे, उसमें और 3-4 विधायक आसपास बैठे थे जिनकी क्योंकि मैंने नहीं देखा। तो इन विधायकों ने हाथ पैर, और ये पहली बार हुआ होगा कि विधायक सदन के अंदर मार्शल बुलाए जाते हैं, मार्शल कार्रवाई करते हैं, लेकिन विधायक 4 या 5 भेजे जाएं और वो मारना पीटना शुरू कर दें। कपिल मिश्रा एक बार फिर आरोपों का पुलंदा लिए थे। केजरीवाल सरकार को रामलीला मैदान में बहस की खुली चुनौती दे रहे थे। बस इसी बात पर हंगामा शुरू हो गया। कपिल मिश्रा ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के इशारे पर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें उन्हें काफी चोटें आई हैं। मनीष सिसोदिया ने इशारा किया था और उसके बाद तिलक नगर के जर्नैल सिंह वहां से दौड़ते हुए मारने के लिए आए थे। हाँ, हाथ में चोट है, कुछ इधर छाती पे उन्होंने घूंसे मारे हैं। और जब मार्शल लेके जा रहे थे तो पीछे से कुछ लोगों ने लाते भी चलाई हैं। जो भी किया हो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भगत सिंह की मूर्ति के सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे किसी गुंडे से नहीं डरता। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दर्जन भर विधायक कपिल मिश्रा से हाथापाई कर रहे हैं, लेकिन आप विधायकों को शायद ये नजर नहीं आ रहा। वो कपिल के आरोपों को सिरे से नकार रहे हैं। हमारे विधायकों ने उनको रोका है। वो बाकायदा स्ट्रीम हुआ है वो वीडियो, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो काट लिया गया है, वो अभी भी चल रहा है। अभी भी अगर आप देखें, मैं यूट्यूब पे देख के आया हूँ, उसमें किसी को कोई मारा नहीं गया है, किसी को कोई पीटा नहीं गया है। उनको रोका गया है, मार्शल्स के हवाले किया गया, मार्शल्स उनको बाहर ले गए। हंगामे के बाद कपिल मिश्रा को मार्शलों ने सदन से बाहर किया। अब विरोधी भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि आरोपी विधायकों को सदन से सस्पेंड किया जाए। स्पीकर साहब से ये मांग करता हूं, अगर वो अनबाइज्ड हैं तो जैसे ओपी शर्मा जी को निकाला गया था, उससे अगले 3 सेशंस के लिए इन सभी मेंबरों की पड़ताल करके वीडियो मीडिया में रिलीज की जाए और मेंबरों की पड़ताल करके इनको अगले 3 सेशन के लिए बैन किया जाए। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर आरोपों के बम फोड़ रहे हैं। अब वो 3 तारीख को कुछ और खुलासे करने की बात कह रहे हैं। लगातार बगावती तेवर दिखाने वाले कपिल मिश्रा अब केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दे रहे हैं। लोकतंत्र में बहस का चैलेंज कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में इस तरह खुलेआम मारपीट से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। दिल्ली से दीपक सिंह रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात दिल्ली से सटे नोएडा में हुई सनसनीखेज वारदात की। लड़की की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सारी वारदात सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। यह हत्या नोएडा के एक पॉश इलाके में हुई है। खबरों के मुताबिक लड़की हरियाणा की रहने वाली थी और नोएडा में एक निजी कंपनी में काम किया करती थी। दिल्ली से चंद कदम की दूरी पर नोएडा में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया। सरेआम एक लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तारीख 31 मई 2017, वक्त सुबह करीब 7:45। जगह शताब्दी रेल विहार अपार्टमेंट, नोएडा। महज 8 सेकंड की इन तस्वीरों में कैसे एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है। पीठ पर काले रंग का बैग लटकाए ये हमलावर हाथ में पिस्तौल लिए लड़की के पीछे दौड़ा और चंद सेकंड बाद हमलावर ने लड़की के सिर पर गोली मार दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली मर्डर की ये लाइव तस्वीरें हैं नोएडा में सेक्टर 62 के शताब्दी रेल विहार अपार्टमेंट की। अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर
B303 में बतौर पेइंग गेस्ट रहने वाली अंजलि की फोन की घंटी बजी। फोन सुनने के तुरंत बाद अंजलि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंची। वहां पहले से एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए अंजलि का इंतजार कर रहा था। उस शख्स को देखते ही अंजलि ने भागना शुरू कर दिया। वो जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, लेकिन हमलावर ने अंजलि के नजदीक जाते ही पीछे से उसके सिर पर गोली मार दी। सवेरे ये सूचना मिली कि इस कॉलोनी में उसकी गोली मारकर हत्या हो गई है। गोली की जानकारी होने पे उसके दोस्त वगैरह उसे ले गए हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद तो हुई, लेकिन सीसीटीवी की क्वालिटी बेहतर न होने की वजह से हमलावर की पहचान नहीं हो पा रही। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह से युवक ने युवती को गोली मारी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खासी धुंधली होने की वजह से पुलिस को उससे कोई खास सुराग नहीं मिल पाया। जब पुलिस ने सोसाइटी के मेन गेट पर रखे विजिटर रजिस्टर को खंगाला तो उसमें पुलिस की नज़र कत्ल से चंद मिनट पहले की गई एक एंट्री पर पड़ी, जिसमें हमलावर ने अपना नाम शन्नो लिखा है और अपना मोबाइल नंबर तक दर्ज किया हुआ है। युवती हरियाणा की रहने वाली है और उसके फ़ोन कॉल डिटेल्स की जब पुलिस ने जांच की तब एक नंबर पुलिस को मिला। उस नंबर की भी जांच की तब पता चला कि इस नंबर पर अक्सर इस युवती की बात हुआ करती थी। दिन दहाड़े हुई हत्या की जांच कर रही पुलिस प्रेम प्रसंग के एंगल को लेकर भी जांच कर रही है। कुछ ऐसा तथ्य निकल कर आ रहा है जिससे ये लग रहा है कि ये लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है। कहीं संभव है कि उसके द्वारा ये घटना नकारित की गई हो। पुलिस ने जब परिवार वालों से पूछताछ की तो सामने आया अंजलि मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट का चेहरा। परिवार के मुताबिक इटावा का रहने वाला अश्विनी और शन्नो अंजलि के साथ एक ही कॉलेज में पढ़ाई कर चुका है। अंजलि के परिवार का आरोप है कि अश्विनी पिछले कई सालों से अंजलि को परेशान कर रहा था। नोएडा से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस खबर की जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। खबर घाटी में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों की नई फौज की तैयारी से जुड़ी हुई है। हिजबुल के नए आतंकी रंगरूटों की तस्वीरें सामने आई हैं। ये आतंकी नई फौज है। दहशत के ये वो चेहरे हैं जो कश्मीर की आबो हवा में खून खराबा करने का मंसूबा पाले हैं। ये आतंकियों का एक और प्रोपेगेंडा का तरीका है, लोगों को डराने की साजिश है। ये तस्वीरें हैं हिजबुल के नए रंगरूटों की, जिसमें आतंकी हथियारों और यूनिफॉर्म के साथ नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 27 आतंकियों की ये तस्वीर पीओके से जारी की गई है। खबर है कि हिजबुल मुजाहिदीन अपने इन नए रंगरूटों को पीओके में ट्रेनिंग दे रहा है और उनकी भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी में है। पिछले कुछ दिनों में घाटी में सेना की कड़ी कार्रवाई में कई आतंकवादी मारे गए हैं, जिनमें हिजबुल का एरिया कमांडर सब्जार अहमद भट्ट भी शामिल है। ऐसे में हो सकता है कि हिजबुल ने जानबूझकर ये तस्वीरें जारी की हों ताकि आतंकवादियों का मनोबल बढ़े। लेकिन कश्मीर घाटी से एक आतंकी ने जो वीडियो जारी किया है वो उनके लिए ही मुसीबत बढ़ाने वाला है। जो त्राल में आज सब्जार भाई का हुआ, ये सब्जार भाई जो कर रहा था बहुत गलत कर रहा था। इसने त्राल के हमारे नए मुजाहिदीन को अपने साथ मिलाकर हमारे साथ बगावत की। उसका अंजाम आप लोगों ने देख लिया। पुलिस को भी इन लोगों की छुपने की खबर हमने ही फराहम की। इसलिए हम आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हैं कि हमारे और शरीय के रास्ते में मत आओ, मूसा भाई को सपोर्ट करो। जाकिर मूसा के समर्थन में बोल रहे इस आतंकी के वीडियो और बयान में कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, लेकिन इस वीडियो से साफ है कि कश्मीर घाटी में आतंकी गुटों में तोड़फाड़ हो गई है। वैसे धड़ों में बंटने के बाद भी आतंकियों को कमजोर करके नहीं आंका जा सकता, लेकिन हिंदुस्तान की फौज के निशाने पर ये आतंकी सबसे पहले हैं और इनको लगातार मौत के घाट उतारा भी जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे और उन्होंने हर मुद्दे पर खुलकर बात की। योगी ने राम जन्मभूमि के दर्शन किए और राम मंदिर के निर्माण की वकालत भी आज खुलकर की। भगवान राम की नगरी में जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो हर कोई यही उम्मीद लगाए बैठा था कि योगी राम जन्मभूमि विवाद पर क्या कहेंगे।
योगी जब संतों के बीच पहुंचे तो वो अपने मन की बात कहने से खुद को रोक नहीं पाए। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मदिन के कार्यक्रम में योगी ने राम मंदिर पर खुलकर अपनी बात कही। सज्जनों, मैं आप सबकी भावनाओं को जानता हूं कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, लेकिन मैं आप सब को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि आपकी भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं और मैं चाहूंगा अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि से संबंधित विवाद बातचीत के माध्यम से दोनों पक्ष समाधान का कोई मार्ग निकाल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में आपके साथ जहां आप कहेंगे वहां खड़ी रहेगी। योगी ने साफ कर दिया है कि वो चाहते हैं कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद आपसी सहयोग से सुलझाया जाए। योगी ने कहा कि इस मामले में पहल भी हो रही है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी सौहार्द की दृष्टि से इस बात की एक अपील की है और इस अपील को ध्यान में रख करके हम लोगों को एक नया प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक नया माहौल बना है। मुझे बहुत अच्छा लगा, लखनऊ में कई मुस्लिम संगठनों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू समाज को सौंपने की वकालत की। योगी और अयोध्या का रिश्ता बेहद पुराना है। योगी ने ये बात अयोध्या दौरे में साबित भी कर दी। अयोध्या के विकास के लिए योगी ने वादों का पिटारा खोल दिया। 300 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं अयोध्या के विकास की दृष्टि से। आप स्वयं इस बात को अनुमान करेंगे कि इतनी योजनाएं अयोध्या के लिए पहली बार हो रही हैं। योगी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है। साधु संतों के बीच योगी ने ये वादा किया कि अयोध्या और राम को कोई अलग नहीं कर सकता। तो सदैव भगवान राम विराजमान यहाँ रहें, इसलिए रामलीला यहाँ चलनी ही चाहिए। हम हर स्तर पर जाकर के अयोध्या में भगवान राम की लीला का यहाँ पर आयोजन करने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास हम लोग करेंगे और रामलीला फिर से प्रारंभ हो चुकी है और ये अनवरत चलेगी, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जाहिर है योगी के सामने अयोध्या अब एक बड़ी चुनौती भी है और उनके लिए एक बड़ा मौका भी। चुनौती जन्मभूमि विवाद को सुलझाने की है और मौका राम मंदिर बनाने के लिए अहम रोल अदा करने का। अब देखना ये है कि अयोध्या का विवाद जब कोर्ट में है तो योगी इस विवाद को सुलझाने में किस तरह का रोल निभाते हैं। मनीष भट्टाचार्य, न्यूज़ नेशन, अयोध्या। और अब खबर जयपुर से, जहां खराब मौसम की वजह से एक हेलीकॉप्टर को खेत में उतारना पड़ा। दरअसल जयपुर के पास हेलीकॉप्टर अचानक तेज आंधी तूफान के बीच फंस गया था। लग रहा था कि कहीं बड़ा हादसा ना हो जाए, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाया और खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जिससे एक बड़ा हादसा चल गया। बिहार इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा के परिणाम से नाराज होकर छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। फेल होने पर जमकर हंगामा किया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए। आपको बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड के सिर्फ 35% छात्र 12वीं की परीक्षा में पास हो पाए हैं, यानी फेल हो गए बिहार के 65% छात्र। हंगामा, विरोध प्रदर्शन और फिर लाठीचार्ज। बिहार की राजधानी पटना में आज दिन भर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। पटना के बुद्ध मार्ग में बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल के दफ्तर के बाहर फेल हुए छात्र अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पहुंचे और फिर हंगामा शुरू हो गया। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद बिहार भर के फेल छात्रों के निशाने पर था इंटरमीडिएट काउंसिल का दफ्तर। सैकड़ों की संख्या में छात्र कार्यालय के बाहर जुटे और हंगामा बढ़ता ही गया। हंगामा बढ़ने के बाद छात्रों को खदेड़ा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस की कार्रवाई में कुछ छात्र चोटिल भी हुए हैं। लेकिन ये लोग गेट तोड़ रहे थे, जी लोग हम लोगों ने लाठी क्या, हम लोगों ने इसको यहाँ से गेट से खाली करवा दिया सिंपल, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और ट्रैफिक रेगुलेटेड रहे। बिना मतलब के लोग न्यूसेंस कर रहे हैं इसमें कुछ लोग आके। छात्रों का आरोप है कि उन्हें जानबूझकर फेल किया गया है। कॉपी से चेक नहीं हुआ है। कॉपी चेक इतना गलत हुआ है ना, किसी को 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स सब मार्क्स मिले हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, कॉपी नंबर, मैं नंबर के लिए भीख नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन जो लिखा मुझे नंबर चाहिए। पिछले साल टॉपर्स घोटाले ने बिहार की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए तो इस बार के परिणाम ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। अब 12वीं के रिजल्ट पर राजनीति भी शुरू हो गई। तो देखिए, ये तो बहुत हास्यास्पद है कि किसी राज्य के अंदर 38% लड़के पास कर रहे हैं
तो आप क्या बताना चाहते हैं? शिक्षा व्यवस्था खराब है या आपने कड़ाई कर दिया इसलिए मैं रिजल्ट इस तरह का हुआ? इसका मतलब कि पहले कड़ाई नहीं थी। तो इसलिए ये पूरा एक प्रश्नवाचक चिन्ह बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर लगाता है। बिहार की शिक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और अब सत्तारूढ़ दल के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है। परीक्षा फल का प्रतिशत घट गया तो मेरे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण विषय है कि हम पढ़ाएंगे भी, अब परीक्षा भी कड़ाई से लेंगे और तब बिहारी मेधा का और प्रतिभा संवर्धन करेंगे। हंगामा बढ़ चुका है और 65% फेल छात्रों को सरकार को ये समझाना होगा कि उनके लिए मौके और हैं, वरना राजधानी की सड़कें रण क्षेत्र में तब्दील होती रहेंगी। किताब कॉपी काम नहीं आया तो हाथ में बांस और बल्ला उठाया। बिहार में इंटरमीडिएट के परिणाम के बाद जिस तरीके से पटना की सड़क रण क्षेत्र में तब्दील हो गई है, ये अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि आने वाले दिनों में छात्रों के आक्रोश से कैसे निपटा जाए। मगर फिलहाल इस इंटरमीडिएट की रिजल्ट को लेकर राजनीति भी बिहार में तेज है और छात्रों का आंदोलन भी तेज। विजय सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।